गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि हर एक सेशन को आपने शेयर किया होगा और आप हर एक सेशन को बड़े एंजॉय के साथ आपने समझा होगा। चलिए आज के सेशन में हम लोग नए तरीके से बात करेंगे। एमसीक्यू सीरीज हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसमें आज का हमारा जो सेशन है बेटा, आप देख सकते हैं कि हमारा जो थंबनेल लगा हुआ था वो किस पे था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो किस पे है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा जितने भी लोग आज हमारे सेशन पे पहली बार आए हो, आप सबको ये पता होगा बेटा कि ये जो हमारा जो सीरीज है ना, ये किस पे चल रहा है, एमसीक्यू सीरीज, जो कि डेली आपको यूट्यूब पे रात में 8 बजे अवेलेबल होता है। आप सबके बीच में रात में 8 बजे डेली हाजिर होता हूं। तो बेटा इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब जितने भी लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़ गए हैं, सभी लोगों से यही उम्मीद है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज का सेशन लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कोर एटम आर आयन इज आल्सो नोन एज। यानी अब बेटा अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो जैसे आपने जैसे देखा होगा K3Fe-CN6, ठीक है। अब जब आप इसे करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे अलग कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 3K प्लस हो जाएगा और ये क्या मिल जाएगा आपको, Fe-CN6, और इसके पास कितने माइनस चार्ज आएगा, 3 माइनस चार्ज। अब ये जैसे ही आयंस डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट आ गया, और आयंस डिसोसिएशन के कॉन्सेप्ट आने पर हम लोग जनरली कौन से एसिड की बात करते हैं, लेविस एसिड। किसकी बात करते हैं, लेविस एसिड। अब यहां से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आपको दिख रहा है तो आपको देखो बेटा क्या दिया है, ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड, ये तो नहीं हो रहा है, लेविस, चलो बेस है ना, हमें एसिड की बात करें, ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस ये नहीं होना, बचा केवल क्या हमारा ये सी ऑप्शन, लेविस एसिड, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड वन होगा कि जब भी आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करोगे, उसका जो सेंट्रल एटम होगा, जो कंपाउंड होगा ना, वो किसकी तरह एक्ट करता है, वो एक्ट करता है एज अ लेविस एसिड। यानी अब लेविस एसिड, ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड और आर्हेनियस एसिड के कॉन्सेप्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे बेटा आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझने होंगे कि जैसे आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या था कि वाटर के प्रेजेंस में H+OH- प्रोटॉन डोनेशन पे, ब्रोंस्टेड-लॉरी इलेक्ट्रॉन पे किसका, लेविस कॉन्सेप्ट। तो ये आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा इसे आपको समझना होगा, ठीक है। अब जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर एज अ फीचर। यानी किसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आप किस पे कहते हो कि भाई ये कोऑर्डिनेशन नंबर है और इसका ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, भाई अब ये बताओ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो हम वो जो ब्रैकेट बनाते हैं उसी को कहते हैं ना। तो ब्रैकेट से कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या लेना देना, भाई ब्रैकेट है, हमने ब्रैकेट बना दिया। लिगेंड के नंबर से ही तो, इसी के नंबर से तो रिलेट करता है। और ये कह रहा है कि किसके ऊपर है, यानी किसके ऊपर आता है, भाई ये किसके ऊपर आता है, किससे जुड़ा होता है, सेंट्रल एटम से जुड़ा होता है ना। अगर सेंट्रल एटम से जुड़ा है तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो सारी चीजें आती है ना, सेंट्रल एटम भी आता है, लिगेंड भी आता है, एक्सटर्नल लिगेंड भी आते हैं। तो यहां पे बेटा आपसे पूछा क्या गया था, पूछा यह गया था कि किसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किससे होता है, सेंट्रल एटम से होता है। अब सेंट्रल एटम जैसे आप जानते होंगे कि K3Fe-CN6 ये है। अब इसमें Fe क्या कहलाता है, सेंट्रल एटम कहलाता है, क्या कहलाता है, सेंट्रल एटम कहलाता है। तो ये ध्यान देना, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बॉन्डिंग इज इनकरेक्ट। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्डिंग के लिए इनमें से कौन सी बात गलत है, यानी कौन सी बात इनमें झूठी है, यह आपको बताना है। अब कह रहा है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आपने बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFSC आपने पढ़ा है कि नहीं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपने पढ़ा, VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब बेटा ये आपने क्लास 11th में पढ़ लिया, किसमें पढ़ा, क्लास 11। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने 12th में ही पढ़ा, इसी चैप्टर में, VBT।
और यमोटिव भी तो आपने इसी चैप्टर में पढ़ लिया। यहां आपने केवल क्या नहीं पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, वीएस ईपीआर यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यहां पे आपने नहीं पढ़ा। और जब आपने ये नहीं पढ़ा तो यही तो हमारे लिए गलत हो जाएगा भाई। जो पढ़ लिए वो तो सही होगा, जो नहीं पढ़ेंगे वही तो गलत कहलाएगा। तो यहां पे हमने क्या नहीं पढ़ा, वीएसईपीआर थ्योरी, तो इसीलिए हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वीएसईपीआर थ्योरी यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मोर देन वन सॉर्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन अकर इन कॉम्प्लेक्स विद ज्योमेट्री। अच्छा चलिए पहले ज्योमेट्री समझते हैं। टेट्राहेड्रल इस शेप में होता है भाई, ऐसे। ऑक्टाहेड्रल ये बेटा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, ऐसे एक शेप बनता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये होता है। स्क्वायर प्लेनर इस तरीके से होता है। अब यहां पे ये कह रहा है कि वन सॉर्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी किसमें एक से अधिक तरीके के आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। अच्छा ये बताओ, जब हम इस कंडीशन के लिए बात करते हैं तो इसका जनरल हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3। इसके लिए क्या आता है, dsp2। इसके लिए क्या आता है, sp3d या dsp3। और इसके लिए क्या होता है भाई, d2sp3 होता है। क्या होता है, d2sp3। अब d2sp3 यानी अगर d की हम बात कर रहे हैं तो d में दो कंडीशन है ना, d1 एंड d2। अब दो अलग अलग हो रहे हैं। अगर दो अलग अलग हो रहा है तो किसमें हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल में हो रहा है। तो यहां पे बेटा आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकेंड, ऑक्टाहेड्रल। यानी जो ऑक्टाहेड्रल है, अष्टफल की संरचना है, इसी में जो एक से अधिक प्रकार का क्या हो सकता है बेटा, संकरण हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वीबीटी इज इनएक्यूरेट। यानी बेटा यहां पे ये कहा जा रहा है कि वीबीटी के लिए इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो गलत है। यानी वीबीटी आप जानते हो, वैलेंस बॉन्ड पेयर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जहां पे आप वैलेंस करते हो, बॉन्डिंग करते हो और जनरली हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हो आप। लेकिन यहां पे कहा क्या जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनएक्यूरेट यानी गलत है, सही नहीं है। पहले में क्या कर रहा है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई कलर से वीबीटी का कोई लेना देना नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा आपने पढ़ा होगा कि जब आप डी ब्लॉक के एलिमेंट आप पढ़ते हो तो वहां पे आपने क्या पढ़ा होगा कि जो डिफरेंशियल आयन फॉर्म होते हैं, जैसे डी क्या करता है, डिफरेंट टाइप के आयंस फॉर्म करता है, डिफरेंट टाइप के चार्जेस शो करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप के कलर को अपीयर करा देता है। तो जैसे ये होता है तो यहां पे इससे तो कोई लेना देना नहीं है, यानी ये बात सही है। गलत बात आपको ढूंढना है। सेकेंड वन कर रहा है इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड इसके लिए तो किसकी बात होती है, लिगेंड की बात होती है, नेचर ऑफ लिगेंड। वीबीटी की बात नहीं होती। वीबीटी का मेन मोटो क्या होता है, पेयरिंग एंड नॉन पेयरिंग कंडीशन। तो ये बात क्या है, अभी हमारे लिए गलत है। जब आप थर्ड वन कंडीशन की बात करते हो तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ भाई, काइनेटिक स्टेबलाइजेशन की बात वीबीटी क्यों करेगा, ये तो बॉन्डिंग की बात करता है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करता है। तो ये बात भी क्या है, सही है। फोर्थ वन, इट इज अनरिलायबल इन द प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्रीज ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का बेटा जिनके पास क्या होता है, 4 कोऑर्डिनेशन कंडीशन होता है, उनकी जो ज्योमेट्री है इसको नहीं बता पाता। ये बात भी क्या है, सही। तो यानी सही बात कौन हो गई, पहली हो गई, तीसरी हो गई और चौथी। और हमें क्या ढूंढना है भाई, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपका कौन सा निकल के आया, सेकेंड वन।
यानी सेकंड वन हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है कि जो वीबीटी पर डिपेंडेंट नहीं होता। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच आर द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ लिगेंड इन अ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज फार्मूला। यानी ये कौन डिपेंड करता है बेटा, कौन बताता है कि मोनोन्यूक्लियर कहां पे होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स में। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, यहां पे एक सेंट्रल एटम हो जाता है, इसके बाद यहां पे कौन होगा, यहां पे कौन होगा, यहां कौन होगा, ऐसे ये अरेंजमेंट किसकी वजह से होता है। अब कह रहा है एटॉमिसिटी ऑफ लिगेंड। भाई आपने देखा होगा, अगर मान लेते हैं एटॉमिसिटी, जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा कि En2Cl लिखा होता है और कहीं कहीं पे Cl2En लिखा होता है, कहीं कहीं पे NH3 होल ट्वाइस Cl4 लिखा होता है। तो ये बताओ यहां पे तो मॉलिक्यूलरिटी चेंज हो रही है, इसके 2 इसके 1, चलो यहां पे ज्यादा है यहां कम है, यहां 2 और यहां 1, ये अब क्या हो गया, ज्यादा और ये कम। अब लेकिन यहां पे ये कम हो गया और ये ज्यादा हो गया, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या डिपेंडेंसी है, तो ऐसा नहीं है। अब दूसरी बात कह रहा है चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड के पास चार्ज। अब भाई चलो NH3 के पास क्या चार्ज होता है, 0, Cl के पास क्या होता है, -1। अब यहां पे -1 और यहां En के पास क्या हो जाता है, 0, तो यहां पे ये फेल हो जाता है। यानी ये दोनों बातें अभी तक गलत आपको मिल चुकी। तीसरी बात, द फर्स्ट लेटर इन द नेम ऑफ लिगेंड, हाँ इसकी बात हम जरूर करते हैं। जैसे आप जब आईपीएससी नेमिंग करते हो तो बेटा आप लिखते हो ना अमीनो, एक्वा, ये जो कंडीशन है, जैसे ए है, ए के बाद एम के बाद क्यू, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर को हम अरेंज करते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसकी बात करते हैं, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ लिगेंड। तो यहां पे हमारा कौन सा कंडीशन सही होगा, हमारा सही होगा सी, यानी द फर्स्ट नेम ऑफ लिगेंड। बैक आते हैं थोड़ा सा। Which of the following statements about a charge coordinating entities is correct? अब यहां पे कहा जा रहा है कि भाई कौन सा ऐसा इसमें है कि जो कि क्या है, करेक्ट है, सही है। भाई द साइन ऑफ द चार्ज इज रिटन आफ्टर द नंबर, जो चार्ज का साइन है वो नंबर के बाद लिखना है। तो चार्ज का साइन लिखा जाता है क्या भाई, कभी आपने नेमिंग में देखा है कि चार्ज का साइन लगाया गया हो कि माइनस चार्ज प्लस चार्ज नेमिंग में। जैसे आपने देखा होगा पोटेशियम हेक्साक्लोरोसाइन या हेक्साक्लोरोफेरेट 3 आपने देखा, लेकिन क्या कहीं पे साइन लिखा है क्या कि पोटेशियम हेक्साक्लोरो माइनस फेरेट 3 या पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लस फेरेट 3, ऐसा तो आपने कहीं नहीं देखा। यानी ये प्लस और माइनस साइन यहां पे हमें बात नहीं करनी होती। द चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज रिटन इन पैरेंथेसिस व्हाइल नेमिंग द एंटिटी। जब आप किसी भी नेमिंग करते हैं तो उसमें आप क्या करते हो, जो चार्ज है वो कहा जा रहा है कि चार्ज को हम ब्रैकेट में लगाते हैं, चार्ज को हम लोग पैरेंथेसिस करते हैं, कोष्टक में लगाते हैं। तो आपको दिमाग में याद आना चाहिए भाई, जो हम नंबर लिखते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो चार्ज नहीं होता। और ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग लिखते हैं पैरेंथेसिस कंडीशन में। ऑक्सीडेशन नंबर को किसमें लिख रहे हैं, पैरेंथेसिस, लेकिन चार्ज को कहीं भी हम रिप्रेजेंट नहीं करते। तो यहां से ये बात भी आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अब थर्ड वन बात करते हैं, द चार्ज इज इंडिकेटेड एज अ सबस्क्रिप्ट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट ऑन द राइट। हाँ ये बात सही है भाई कि जो चार्ज होता है ये क्या करता है कि ब्रैकेट के बाहर के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे लिखा है FeCN और यहां पे 6 और बाहर में यहां पे क्या है 3-, यही तो बात कर रही है। दाईं ओर वर्गाकार ब्रैकेट के बाहर एक लिखा जाता है, तो ये बाहर ही लिखा जा रहा है, ब्रैकेट के बाहर है, तो ये बात क्या है, सही है। और जब हम चौथी बात करते हैं बेटा कि द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज डिपिक्टेड अलोंग विद द काउंटर आयन, यानी ये जो चार्ज होता है वो काउंटर आयन के साथ दर्शाया जाता है, तो ऐसी बात नहीं होती। तो यहां पे बेटा कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है बोला गया ना, करेक्ट बोला गया, तो कौन सा करेक्ट है, थर्ड वन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बात क्लियर। जैसे आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि भाई डिटरमाइन द प्रॉपर नेम ऑफ K2PdCl4।
तो बेटा आपको मैंने नेमिंग पैटर्न बताया है, याद होगा कि जब ऐसी कंडीशन हो तो सबसे पहले एक्सटर्नल लिगेंड, और एक्सटर्नल लिगेंड में क्या है, K2 है, तो K2 के लिए हम नंबर नहीं लिखेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे। तो K का नाम क्या होता है, पोटेशियम। तो जिसमें पोटेशियम पहले हो उसे अभी पेंडिंग कर लेते हैं, इसमें पोटेशियम नहीं है तो हटा देते हैं, ये रॉन्ग हो गया। पोटेशियम के बाद हमारे पास क्या है बेटा कि क्लोरीन के नंबर कितने हैं, 4, यानी टेट्रा। अब टेट्रा यहां भी यहां तीनों में है। टेट्रा के साथ क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन में जब भी हम नेमिंग करते हैं तो क्या लिखते हैं, क्लोरिडो। तो यहां पे क्लोरीन पूरा मेंशन है बेटा, तो ये गलत, अभी ये दोनों बचे हैं। क्लोराइडो हो गया। इसके बाद बेटा पीडी को क्या कहते हैं, पैलेडेट। पैलेडेट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आपको एक्सटर्नल लिगेंड पहले मिल गया तो नेम के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। तो यहां नेम के लास्ट में 8 है, इसमें क्या है, ईएम। तो ये रॉन्ग हो गया। अब सही कौन सा मिल गया ऑप्शन आपको, सेकंड वन यानी बी, यानी इसकी नेमिंग क्या होगी, पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर यूजिंग अ सिंपल टाइट्रेशन। भाई जब सिंपल टाइट्रेशन आप करते हो ना, तो सिंपल टाइट्रेशन में आपको सॉलिडिटी, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए आपको क्या लेना होता है, सोडियम के सॉल्ट लेने होंगे। किसके सॉल्ट लेने होंगे बेटा, सोडियम सॉल्ट्स। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, किसके सॉल्ट चाहिए आपको, सोडियम के सॉल्ट चाहिए, Na2 रिलेटेड सॉल्ट चाहिए। तो जहां पे आपको ये दिख जाए, यानी कौन सा ऑप्शन, थर्ड वन में आपने क्या देखा, Na2 ब्रैकेट में EDTA। तो जैसे ही आप Na2 EDTA का आप यूज करते हो, तो यही किसके लिए कि जो सिंपल टाइट्रेशन है हार्डनेस ऑफ वाटर की, उसको मेजर करने में हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कराते हैं। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि द कोर एटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल इज मैग्नीशियम। ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपसे पूछ ले तो हीमोग्लोबिन के लिए आपको दिमाग में बैठाना है आयरन, और क्लोरोफिल के लिए आपको क्या बैठाना है, मैग्नीशियम। विटामिन B12 के लिए आपको क्या बैठाना है, सोडियम, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए आपको कोई ऐसा नहीं रखना है। ठीक है, तो अब यहां पे पूछा क्या गया था कि कौन ऐसा है कि जिसके पास मैग्नीशियम है। तो किसके पास मैग्नीशियम है बेटा, क्लोरोफिल के पास। यानी क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम होता है ना, वो कौन होता है, मैग्नीशियम होते हैं। तो क्लोरोफिल का जो सेंट्रल एटम है वो क्लियर हो गया कि कौन होगा, मैग्नीशियम होगा। अब कभी पूछ ले मैग्नीशियम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हम बताएंगे, तो मैग्नीशियम पे ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल M इन द कॉम्प्लेक्स R। अच्छा ठीक है, कह रहा है सम करना है, किसके लिए, M के लिए, और M में किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। चलो अब भाई यहां पे देखते हैं, यहां पे C2O4 और EN, ये दोनों क्या है, बाइडेंटल लिगेंड है। और बाइडेंटल लिगेंड में क्या कहा जाता है कि एक के पास 2 होते हैं। अब EN के पास भी 2 हो गया, C2O4, लेकिन यहां C2O4 1 है, EN कितने हैं, 2 हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई, 2 एंड 2 क्या 4 हो जाएगा, 4 एंड 2 क्या हो जाएगा, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया आपका, 6 आ गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां से क्या आएगा, इसके लिए 0 होगा, इसके लिए 2, और यहां से 1, ये 3 हो जाएगा। तो 6 + 3 आप करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो यहां पे आप आंसर देख सकते हैं कि भाई पहला ऑप्शन आपने क्या देखा, पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, 7, सेकंड में 8, थर्ड में 9, फोर्थ में 6। तो कौन सा आंसर सही होगा, 9 सही होगा। ये बात क्लियर बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन विथ AgNO3 एक्वस एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब भाई अगर कहा जाए 25 डिग्री सेल्सियस, यानी ये किसकी बात कर रहा है बेटा, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है। और रूम टेम्परेचर अगर इसे केल्विन में हम चेंज करें तो क्या होता है बेटा, 298 केल्विन। अब 298 केल्विन टेम्परेचर पर क्या कहा जा रहा है कि AgNO3 के साथ कौन परीक्षण नहीं देगा, देने की बात कहा जा रहा है। तो यानी जिसके पास क्या होगा, जो मोलैरिटी होगी या मोलर एलिवेशन पॉइंट होगा मोर देन 4 हो। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसके पास क्या है, 3, 4, 6, 5। तो मैंने कहा मोर देन 3 की बात होगी,
4 और मोर देन 4, तो यहां से 3 होगा सही, ये 6 5 4, तो ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन कर कौन नहीं सकता, ये नहीं कर सकता है। यानी सी ऑप्शन क्या होगा कि ये ऐसा होगा जो कि क्या नहीं कर सकता, टेस्ट नहीं दे सकता। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट COCN6 3 माइनस इज ट्रू, कि इनमें से COCN6 3 माइनस 2 के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है बेटा सही है। अब भाई CO का एटॉमिक नंबर क्या होता है 27, जब आप लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे 4s2 3d7, और कितने माइनस 3 माइनस है, यानी इसे जैसे ही आप लिखेंगे 4s2 3d10। अच्छा, अब 3d10 तो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी है क्या, तो भाई इसमें कह रहा 4 अनपेयर्ड, यहां भी कह रहा 4, नहीं है, गलत ऐसे हो गया, नो अनपेयर्ड, ये दोनों सही है। अब कह रहा है हाई स्पिन एंड लो स्पिन, लो स्पिन और हाई स्पिन का मतलब क्या है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऐसे दिखाई दे रहा है ऐसे, तो ये क्या होगा हाई स्पिन, अगर ऐसे दिखाई पड़ रहा है तो ये क्या होगा लो स्पिन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसे है, ऐसे है ना, तो ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लो स्पिन। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा आपका थर्ड वन कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ लो स्पिन कंडीशन, यानी ऐसी सिचुएशन होगी जिनमें क्या होगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होंगे और इनका जो स्पिन होगा वो क्या होगा लो स्पिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइकियोमेट्राइज of AgCl formed when AgNO3 in excess is treated with complexes COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3। अच्छा, तो बेटा यहां पे ये कह रहा है कि कितने फॉर्म हो सकते हैं AgCl जब AgNO3 की कराओगे, तो भाई ये बताओ, इसे पहले मैं ऐसे मेंशन कर लूं 6NH3 5NH3 4NH3। हम किसको डिस्प्लेस कर सकते हैं भाई, केवल Cl को। अब Cl कब कर सकते हैं, जब Cl बाहर साइड आ जाए ना, आउटसाइड कंडीशन में आए। अब आउटसाइड में आएगा तो भाई यहां पे क्या कर सकते हैं आप, मैक्सिमम 3 ले सकते हैं। यहां देखिए, यहां मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, यहां Cl3 जरूर है, लेकिन क्या होगा 6 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 3 3 आएगा, यहां 5 माइनस 3 क्या जाएगा 2 आएगा, यहां 4 माइनस 3 1 आएगा। तो यानी यहां पे कितने AgCl 3 AgCl, यहां पे बेटा कितने 2 AgCl और यहां पे कितने 1 AgCl। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा 3 AgCl देन 2 AgCl देन 1 AgCl। तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड वन ऑप्शन आपका क्या होगा यहां पे करेक्ट होगा कि जो 3 AgCl है 2 AgCl है 1 AgCl है ये रिलीज होंगे स्टोइकियोमेट्रिक में। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCl6 2 माइनस। इसमें कहा जा रहा है कि भाई कौन सा ऐसा कंडीशन है कि जो क्या है करेक्ट है। अब भाई जब आप बात करेंगे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे 2 कंडीशन होता है, 2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 टू d2 और दूसरा d2 sp3। अब यहां पे जैसे ही आपको दिख गया तो ये अभी है, ये नहीं होगा, ये है और ये नहीं होगा, ये दो तो हो गए। अब इसमें भी Mn है, Mn का क्या होता है भाई एटॉमिक नंबर 25 होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए 27 हो गया। Cn है तो Cn में क्या होगा भाई 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा यहां से D से होगा, यानी ये स्टार्ट इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां पे किससे स्टार्ट होगा D2 sp3 से। अब अभी तो ये 2 दिख रहे हैं कि करेक्ट है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखिए इसका किससे स्टार्ट हो रहा है S से, इसका किससे स्टार्ट हो रहा है D से, तो D वाला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड वन। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमेरिज्म विल बी शोन बाय। जब फेशियल एंड मेरिडियनल की बात हो तो बेटा याद रखना कौन करेगा, जब A एंड B इनके नंबर क्या हो 3 हो,
यानी टोटल नंबर 6 हो लेकिन इन दोनों के नंबर सेम हो। तो ऐसा किस में दिख रहा है? NH3 कितने हैं? 4Cl2 2, ये नंबर सेम नहीं है, डिफर है। यहां इनर में 3 है, आउटर में से क्या लेना देना। यहाँ 5 और